Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को. My name is Rohit Kumar, and today is 6th January. And today we are going to study a most important topic of the Hindu or Indian Express. So आप अंतिम तक बने रहें. और आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपकी एग्ज़ाम से संबंधित है, और एग्ज़ाम में कई बार सभी लोग आपको कहते हैं, आपके फैकल्टी एवरीवन की, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कैसे? न्यूज़पेपर का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट कैसे हो सकता है? इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इस आज के न्यूज़ में एपिसोड में हम लोग आए हैं. और हर न्यूज़ के नीचे आपको एक यूपीएससी का क्वेश्चन होगा. ये यूपीएससी का क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि दरअसल किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेमवर्क होगा न्यूज़ पर आधारित. तो आज हम अंतिम तक बने रहते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके का कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. द फर्स्ट न्यूज़ ये है आपका सोशल मीडिया. आपको पता होगा कि आज का ज़माना बहुत ही बदल गया. सोशल मीडिया का ज़माना है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, साथ साथ में यूट्यूब, ट्विटर, ये डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं. और इस अकाउंट्स के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशंस गलत भी होते हैं. कई बार कॉमनल्स राइट्स की खबर बहुत आग की तरह फैलता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो खबर फेक होता है. कई बार कुछ ऐसे कॉमनल्स माइंडसेट के लोग फेक न्यूज़ बना करके देश में डिफरेंट टाइप के राइट्स क्रिएट करना चाहते हैं. ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरी सेल्स भारत के अंदर में स्थापित करने की बात कही है. डिटेल के बारे में हम जानेंगे. दूसरा है, सेकंड जो न्यूज़ है आपका, इंडिया ने लॉन्च किया है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा. अक्सर वीज़ा जो है आपको विदेशों में घूमने के लिए मिलता है. खास करके विदेशों से फॉरेन के लोग बाहर भारत आते हैं भ्रमण करने के लिए. ये जो वीज़ा दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा है, और ये वीज़ा जो है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीज़ा है. खास करके चाइनीज़ नेशनल्स के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा लेकर के आया है चाइनीज़ के लिए. तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. थर्ड जो बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव मुद्दा है आज भारत के अंदर में, वो है अरावली से रिलेटेड. तो अरावली हिल्स अंडर टू इकोलॉजिकल रिस्क के लिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे. और फोर्थ न्यूज़ जो है GS फर्स्ट का, हमारे देश के प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर विजिट करने वाले हैं. सोमनाथ की कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो अंतिम तक बने रहें और इसे हम लोग आगे की तरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इससे पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं कि हमारा इंस्टीट्यूट IBE आप सबके लिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2026 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर के आया है. ये कम्प्लीटली मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है. अगर जो बच्चे सेंटर विजिट नहीं करना चाहता है वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो सेंटर विजिट कर सकते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं. ये कम्प्रिहेंसिव कवरेज है. डिटेल में आपको सॉल्यूशन और एनालिसिस भी मिल जाएगा. स्टेट वाइज परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग भी है आपका. तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7481987707 पर. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो IBE इंस्टीट्यूट जो है फाउंडेशन बैच भी लेकर के है ये प्रीलिम से, जो कि 6 जैन से आपको स्टार्ट होने वाला है. यानी कि आज से ही ये बैच स्टार्ट हो चुका है, आएगा. आज से ही बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अभी भी देर नहीं है ना. आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. साथ में सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रीलिम्स 2026 के लिए नई बैच का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये आप बैच भी ज्वाइन करें. आगे बढ़ते हैं. चलिए मैं बात करता हूँ, आज इस पुलिसिंग की बात करने वाला हूँ. इसे आप ध्यान से समझिएगा. जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है. आजकल तो
क्रिश के गाने भी बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं कि क्रिश के गाना सुनेगा क्या, इस तरीके के बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारी फेक न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर आती रहती है। तो लास्ट 5 ईयर में पुलिस ने पूरी भारत में, इंडियन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में देखा कि सोशल मीडिया को ट्रैकिंग करने की प्लान वो कर रहा है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के माध्यम से खास करके बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कॉम्युनल टेंशंस और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी के लिए खास करके भारत सरकार ने ये व्यवस्था पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स तैयार किया है। यानी कि एक ऐसा सेल होगा जो ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर लोग फेक न्यूज़ के माध्यम से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें कम्युनल राइट्स के, आपने मणिपुर में देखा होगा या आपने कई जगहों पर आप इसके कारण से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि नंबर ऑफ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स जो अभी बनाया गया है 2020 में 262 था, वहीं पर 2024 में 365 और करीब करीब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, उन सभी जगहों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स बना दिए गए। यानी उसका काम होगा कि जो भी कुछ आप सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको देख रही है। अगर कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा टेंशन या कोई ऐसा कॉम्युनल राइट्स की एक्टिविटी अगर वो देखती है तो डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर लेगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ द सेल्स जो बनाए गए हैं बिहार में 52, महाराष्ट्र 50, पंजाब 48, वेस्ट बंगाल 38 एंड असम में 37। मतलब कह सकते हो कि इन राज्यों में ये हाईएस्ट नंबर ऑफ द सेल बनाए गए हैं ताकि वो सोशल मीडिया की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, और ज़रूरी भी है सर, बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, एनीथिंग आप देखोगे, मतलब ऐसा मानो लगता है कि फ़िल्टर तो है ही नहीं, सब लोग कुछ के कुछ डाल देते हैं। इससे पता चलता है कि इमेच्योरिटी हमारे देश में कितनी ज़्यादा है। बहुत कोई काम का चीज़ कम ही है, ना कि बराबर ही। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर चीज़ें जो वायरल होती है आपने देखा होगा इरेलेवेंट है, नॉनसेंस है। सोशल मीडिया भी उसे प्रमोट करती है ताकि उनको मिलता है अच्छा खासा टीआरपी। आप देखोगे कि नोटेबल ट्रेंड्स में मणिपुर के बारे में अगर हम बात करें तो मणिपुर में ये 3 था 2020 में, 2020 में, अब इसे बढ़ाकर 2026 तक 2024 तक ये 16 कर दिया गया है। हालांकि वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन, आपको बताऊँ कि 2023 में अगर आप देखेंगे तो 140 टाइम्स से भी ज़्यादा आपका इंटरनेट शटडाउन वहाँ पर हुआ है ना। असम की बात करें तो 2022 में मात्र 1 हुआ करता था, अभी 2024 के अंदर में 37 होता है। वेस्ट बंगाल में 2 था, राइट नाउ 38 सेल्स बन गए। पंजाब में 24 था, 48 हो गए हैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है 2021 से पहले, ये आइदर नॉट काउंटेड सेपरेटली, एक साथ साइबर क्राइम की पुलिस स्टेशन से ही इसको आराम से कंट्रोल किया जाता था, लेकिन वो अब अलग कर दिया गया है ना। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की बात करें तो 2020 में 336 76 थे, राइट नाउ 624 है। ठीक है, और ये बहुत भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन इससे भी रिलेटेड है, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के तौर पर पूछेगा कि खास करके डेटा ऑन द पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, रिपोर्ट के बारे में कौन तैयार करती है। तो इसके लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसे हर साल एनुअली तैयार करती है जो भी घटनाएं घट रही है। अब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, कई बार आपके एग्जाम में ये जो मिनिस्ट्री है वो चेंज कर देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है होम मिनिस्ट्री की होती है। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आपको बता दूं कि 2024 में ड्रोन्स विद द पुलिस 1147 था,
है ना। 2023 में ये आंकड़ा 110 था और इस तरीके से देख सकते हो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 27.55 लाख हुए हैं। वैकेंसियां भी इससे निकली हैं, बहुत सारे वैकेंसियां जो हैं ये आपके काम के तो नहीं, आपके एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर को दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी पर आधारित है। कहता है कि विद द रेफरेंस टू सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। These cells started being reported as a separate unit in data on police organization reported only after 2021। बिल्कुल सही बात है। Bihar has the highest number of the social media monitoring cells among to all the state। ये भी करेक्ट बात है, बिहार में सबसे ज्यादा है। And the Bureau of Police Research and Development functions अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में, अभी हम लोगों ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में आता है, तो करेक्ट आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है IB इंस्टीट्यूट, वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन यानी PSIR का ऑप्शनल भी स्टार्ट कर चुकी है। तो न्यू बैच बहुत जल्द ही आने वाला है। तो जिनका ऑप्शनल PSIR है, सोशलॉजी है, ज्योग्राफी है ना, वो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, आप देखोगे कि भारत देश जो है ना, सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 24 to 25% का कंट्रीब्यूशन है GDP का। और कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारा काम करने की जरूरत भी है। तो इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा। इंडिया एक तरीके से विदेशियों को, खास करके चाइना के बड़े बड़े इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहा है कि आप भारत आओ, भारत में आप बिजनेस ट्रैवल करो, प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट के लिए आप डायरेक्ट, अब आपको एम्बेसी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको वीज़ा चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करें और उस ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से ही आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएंगे। मतलब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट बिजनेस ट्रैवल एंड प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इंडिया हैज़ लॉन्च टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा कैटेगरी स्पेशली फॉर चाइनीज नेशनल्स के लिए, ताकि चाइनीज नेशनल का इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग इंगेजमेंट जो है भारत में हो सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं आपका, है ना, इसके लिए ये भारत सरकार ने ये व्यवस्था लाया है। अब इसके लिए बहुत सिंपल है, वीज़ा का नाम है, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीज़ा यानी EB4 वीज़ा 1 जनवरी यानी 1 जनवरी से ये लॉन्च हुआ है। एलिजिबल एप्लीकेंट्स ज़्यादातर कौन है? चाइनीज बिजनेसमैन, यानी कि चाइनीज बिजनेस के लिए ही, मैन के लिए ही ये एप्लीकेंट्स है आपका। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसी को विजिट करने की आवश्यकता नहीं है आप, नो एजेंट्स इन्वॉल्वमेंट। सिंपल सा पर्पस क्या होना चाहिए? इसका पर्पस होना चाहिए बिजनेस रिलेटेड टू एक्टिविटी, इंस्टॉलेशंस, कमीशन टू इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, और आपके प्रोसेसिंग जो टाइम है वीज़ा का वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 डेज है। ड्यूरेशन टू स्टे इंडिया में आप अप टू 6 मंथ तक रह सकते हैं, यानी 6 महीने तक के लिए ये आपको वीज़ा मिलेगा, ओनली 6 मंथ के लिए। ओके, तो ये उनके लिए है जो भारत में आकर बिजनेस करना चाहते हैं, भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो खास करके चाइनीज़ एप्लीकेंट्स के लिए ये वीज़ा की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, विद द रेफरेंस टू द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड EB4 वीजा बाय इंडियन कंसीडर टू फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा इंट्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली फॉर चाइनीज नेशनल्स। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इट अलाउज ट्रैवल टू इंडिया फॉर प्रोडक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टू इंस्टॉलेशंस ऑफ इक्विपमेंट। ये भी सही है। एंड द वीजा परमिट स्टे अप टू 1 ईयर। बिल्कुल नहीं,
ये अप टू 6 मंथ है, नॉट 1 ईयर, अप टू 6 मंथ है। सो थर्ड इज नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब हम और भी पढ़ेंगे इस पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स आप सबको पता होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट था, हालांकि उस वर्डिक्ट पर स्टे लगा दिए गए हैं, है ना। इस स्टे को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अरावली हिल्स जो है अंडर इकोलॉजिकल रिस्क ड्यू टू रिवाइज डेफिनेशंस को रिवाइज किए गए हैं, और अभी जो उस रिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल ड्रिवन कंजर्वेशन कलेक्टिव हैज रेज अ सीरियस कंसर्न ओवर टू सेंटर्स रिसेंट क्लासिफिकेशन टू अरावली हिल्स अंडर 100 मीटर फिक्स मिनिमम हाइट्स ऑफ द लीगल। अब इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको आप इस तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो आज जो अरावली की जो कहानी है, आप इस कहानी को थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन अगर वो है तो अरावली है। सदियों से, हजारों लाखों हजारों साल पहले की कहानी है जब अरावली का निर्माण हुआ और यंग फोल्ड माउंटेन। ऐसा नहीं कि अरावली एक छोटी सी पहाड़ियां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 100 मीटर से 100 मीटर यानी 100 मीटर हाइट से कम वाले जो पहाड़ियां होंगे उसे पहाड़ नहीं माना जाएगा, वो माइनिंग किया जा सकता है, एक्सकवेशंस किया जा सकता है। लेकिन सेंट्रल रीसेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ अरावली हिल्स के और जो 600 मीटर एज अ मिनिमम जो हाइट था लीगल प्रोटेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया। डेफिनेशंस के आधार पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया का वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, और अरावली अगर नहीं होगा तो बहुत सारे इकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं वहां पर। यहां तक कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज से लेकर के अरावली के कारण आप समझ सकते हो कि वहां की क्लाइमेट में अगर अरावली ना भी होगा तो और भी वहां की स्थिति बदतर हो जाएगी। अरावली है इसीलिए वहां की स्थिति अभी बेहतर है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप द डेफिनेशंस लीव अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंट रेंज इकोलॉजिकली वल्नरेबल। सो सेंट्रल ने रिसेंट क्लासिफाई किया था एज अ लीगल प्रोटेक्शन मिनिमम हाइट्स के तौर पर, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर आप देखोगे कि 3.5% ऑफ हिल टू बी टेकन अप टू 4 माइंस बाय 2059। यहां पर रिसाइडिंग जो है 5772.7 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड इन अरावली वाज फ्लैटेड बिटवीन टू 1975 टू 2019 7.6% रह गया। पहले बहुत हुआ करता था। 16,300 ऑफ द अरावली विल बी लॉस्ट बाय द यहां 2059 तक अगर डिग्रेडिंग हुआ इसी तरीके से। तब माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, जिसके कारण से ये पूरा इलाका अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली है। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट ऑफ हाउस भी अरावली पर है ना। तो डेजर्ट लाइक conditions will be expand from the Thar in Rajasthan toward the North India also, including Delhi NCR. Sandstorm become to more the frequent. अगर अरावली नहीं होगा तो पूरी दिल्ली तक डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, वो डेजर्ट हो जाएगा। हरियाणा का भी क्षेत्र, दिल्ली का भी क्षेत्र, ये सारे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां तक कि आप कह सकते हो कि ये जो राजस्थान से जो स्ट्रॉम चलेगा वो पूरी तरीके से दिल्ली को पूरी तरीके से भरेगा, तो अरावली उसे रोकता है। तो अरावली हमारे इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप समझ सकते हैं, ज्यादातर अरावली राजस्थान में, आप इसको समझिए। सो अरावली हिल्स को अभी रीडिफाइन किया गया।
न्यू क्राइटेरिया, मैसिव एक्सक्लूजन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, ये देख सकते हो यहां से यहां तक ऐसे ये पूरा अरावली रीजन जाता है सर। गुजरात से लेकर के सारा आप देखोगे, ये गुजरात का भी पार्ट इसी के अंदर में आएगा, है ना। तो अरावली सिर्फ छोटी पहाड़ियां नहीं, वो प्रकृति है, नेचर है, और नेचर को बर्बाद करने का, डिस्ट्रॉय करने का अधिकार हमें नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर हम माइनिंग करना, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना, ये गुनाह, कानूनन जुर्म ही नहीं, पाप भी है, क्योंकि हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और ये किसी भी हद तक सही नहीं है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें 31.8% ऑफ अरावली हिल्स एरिया जो कि बिलो 100 मीटर्स है, 100 मीटर से नीचे है, हाइट्स वाले हैं, और नाउ आउटसाइड ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो गए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा, वो लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो गया, यानी अब उसको माइनिंग किया जा सकता है। सेंटर हाउएवर हैज अ क्लेम दैट की only 0.19% of area is affected. A figure the group is geological incorrect. ठीक है, अभी जो है सैटेलाइट से एनालिसिस किया गया, सैटेलाइट्स डेटा, फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग रिमूवल कॉर्पोरेशन डिजिटल, इन सभी बेसिस के आधार पर एनालाइज किया गया और उसके की फैक्टर्स बहुत सारे निकाले गए हैं। अभी जो लीगल इंस्टीट्यूशन जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने करेंटली में कहा कि जो अरावली को हम लोगों ने डिफाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया होगा, सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेशंस जो दिए गए होंगे, लेकिन जो वहां के कंसिक्वेंसेस और वहां के आसपास की सिचुएशन को शायद वो सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाई होगी। हालांकि वो तो एविडेंस के बेस के आधार पर ही चीज़ों को समझती हैं। फिलहाल वो उन्होंने अपने जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट पर स्टे ऑर्डर्स लगाए हैं, है कि नहीं। सेंटर्स का मानना है, सेंटर को कहा गया है कि आप फिर से एक बार उस डेफिनेशंस को रिवाइज करें ताकि लीगल प्रोटेक्शंस बना रहे, वहां का नेचर सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे। इंटायर अरावली रेंज को फुल्ली प्रोटेक्टेड जोन बनाने की बात कही जा रही है। यह डिमांड है कंजर्वेशन ग्रुप का, यहां तक कि पूरे भारतवासियों का डिमांड है जो उसके आसपास प्रकृति से रूबरू हैं। सबका मानना है कि जो पूरी अरावली रेंज है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड जोन में हो। यहां हिल्स, माउंटेन के बीच में जो अंतर है, वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शंस है, उसको रिमूव किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। आप हाइट के बेस के आधार पर हिल्स और माउंटेन्स डिफाइन नहीं कर सकते, ये उनका कहना है, क्योंकि प्रकृति का वो नेचर का पार्ट है। इंसानियत क्या, इंसानियत यानी ह्यूमनिज्म का मेजरमेंट क्या हाइट से होगा कि 6 फीट का बंदा जो होगा वो ह्यूमनिज्म उसमें ज्यादा होगा, 5 फीट का बंदा होगा उसमें ह्यूमनिज्म कम है तो उसको खत्म करो। क्या हाइट के बेसिस के आधार पर ह्यूमनिज्म डिफाइन होंगे? नहीं। तो इसीलिए डिक्लेयर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई जितने भी अरावली रेंज हैं उसको फुली प्रोटेक्टेड करो। हिल्स और माउंटेन जो है हाइट्स के बेस के आधार पर नहीं होगा। और यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि कंप्लीट माइनिंग बैन होनी चाहिए। ओनली एक्सेप्शंस में आपका जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, स्ट्रैटेजिक यूजेज की कुछ की जरूरत है, तो वहां पर वो माइनिंग एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, लेकिन बाकी कंप्लीट माइनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट बैन होनी चाहिए माइनिंग पर। अब यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। With the reference to the recent concern regarding to Aravalli Hills, consider the following statement. According to independent satellites based analysis, nearly 1/3 of the Aravalli area fall below to 100 height threshold fixed to the center. ये बात सही है। Low elevations region of Aravalli range play an important role in groundwater recharge and preventing disaster expansion. 100% ये बात सही है भाई। ग्राउंड वाटर रिचार्ज से लेकर के आपके नेचर, क्लाउड्स, ये सबका फॉर्मेशन करती है। सुप्रीम कोर्ट फुल्ली अपहेल्ड सेंटर्स न्यू डेफिनेशंस ऑफ अरावली। बिल्कुल गलत थी ये बातें। तो करेक्ट आंसर आपका कितना है? ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए तीसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, कभी कभी वो स्वयं को परमात्मा ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि
मैं तो कभी कभी मुझे लगता है मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, मेरा अवतार हुआ है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अवतरित हो चुके हैं और वो सोमनाथ टेम्पल विजिट करने वाले हैं 11 जनवरी को, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को 1000 साल पूरा हो। द फर्स्ट अटैक, आपको बता दो, फर्स्ट अटैक ऑन द सराइन 1026 में हुआ था और 1026 में अटैक हुआ था। उस अटैक का 1000 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसी ओकेजन पर सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि भारत के सिविलाइजेशंस, है ना, रेजिलियंस और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी का एक प्रतीक माना जाता है। उसी को बेसिस के आधार पर सेलिब्रेशन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है आपको सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं। वही सोमनाथ मंदिर आपको जहां पर कम से कम महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था, एंड द फर्स्ट अटैक वाज ऑन द सोमनाथ वाज 1026। 1026 में पहला अटैक सोमनाथ मंदिर पर ये महमूद गजनी के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से गजनी वहां पर जा रहे, सॉरी वही बातें हैं। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को वहां पर विजिट करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजन किया जा रहा है लंबे समय तक वहां के लॉन्ग एक्टिविस्ट के द्वारा जो है। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी हम लोग समझते हैं। तो यहां पर देख सकती हूँ लोकेशन है सोमनाथ मंदिर कहां पर है, प्रभास पट्टन गुजरात में। इवेंट 1000 साल पूरा हो जाएगा फर्स्ट अटैक जब सोमनाथ पर हुआ था। मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ मंदिर शिव जी की मंदिर है। बहुत सारे मल्टीपल बार उस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी आए। गजनी स्वयं 17 बार आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद बार बार उस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करता है और उसने ऐसा किया भी। लेकिन सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो कल्चरल एडुरेंस है हमारे लिए, रिलीजियस कॉन्टिन्यूटी या फिर कहे कि सिविलाइजेशंस का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री इस स्पिरिट के साथ वहां पर जाकर संबोधन करेंगे सोमनाथ मंदिर का। आपको बता दूं कि सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण होने के बावजूद भी उस सोमनाथ मंदिर को रीबिल्ड किया गया और स्वतंत्रता के बाद यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद उसे रिकंस्ट्रक्शन किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद सोमनाथ को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उसे रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है और 11 मई 1951 को उसका इनॉग्रेशन किया जाता है दोबारा से। तो आपको बता दूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है रीस्टोर किया गया और इनॉग्रेट किया गया 11 मई 1951 को। 2026 will be marked 75 year of the restoration of Somnath Mandir and 1000 year of 1026 of the first attack by the Mahmud Ghazani. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी के द्वारा जो है प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देख सकते हैं। तो सोमनाथ टेम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट recorded attack on Somnath temple took place in 1026 by the Mahmud of Ghazni. The reconstruction of Somnath temple after independence was led by Jawaharlal Nehru and the restored Somnath temple was inaugurated in 1951. मैं आपको बता दूं कि it was not Jawaharlal Nehru, सरदार पटेल के द्वारा। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो आप देख सकते हैं सेकेंड इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट एंड थर्ड यानी ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर करेंट अफेयर। आपको बता दूं कि अमर सर के द्वारा जो है सोशलॉजी लॉन्च किया गया है, सोशलॉजी ऑप्शन। आईबी इंस्टीट्यूट के द्वारा सोशलॉजी ऑप्शनल लेकर के हमारी संस्थान आ रही है। तो जो बच्चे जो है सोशलॉजी ऑप्शनल ले रखे हैं वो आप आईबी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच हमारा जल्दी है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7481987707। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही वक्त पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।